हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। आज हम बढ़ रहे हैं आगे 10वें लेक्चर की तरफ, जो हमारा जी सेवियर का मैथमेटिक्स का प्लान है मैक्स 1, जिसको हमने मैक्स को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक हमारा प्रोबेबिलिटी का सेशन था जो सुजीत सर ने पूरा कंप्लीट कर दिया है मैक्स 2 का, और मैथमेटिक्स 1 का जो भी अभी मैं रिज्यूम कर रहा हूं, फिर से ले रहा हूं बहुत दिनों के बाद। तो आज हमारा 10th डे है, मतलब 10वां लेक्चर ही है। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है बेसिक चैप्टर सिस्टम लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में हमने डिस्कस किया था लास्ट के लेक्चर में, क्या डिस्कस किया था? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां से 40 to 50% आपके क्वेश्चंस आएंगे गेट में। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, तो 40 to 50% क्वेश्चन उसी टॉपिक में से आते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। कल मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहां पे डिस्कस किए थे, ढेर सारे हमने प्रॉब्लम्स किए थे, मैंने रैंक का कॉन्सेप्ट बताया था, आपको चीजें बताई थी, व्हाट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, व्हाट इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। वहां पे एक वेक्टर था x जो कि अननोन्स का वेक्टर था, फिर एक वेक्टर था कॉलम मैट्रिक्स था b जो कि क्या था, जो इक्वेशन सिस्टम में जो इक्वेशंस थे उसके जो राइट हैंड साइड में नंबर थे उनका कलेक्शन। तो हमने पढ़ा था कल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर आपके पास हो, अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसी को ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। आज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमने जो कल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था वो नॉन होमोजीनियस था। आज होमोजीनियस पढ़ने वाले हैं। नॉन होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, वो अभी हम सीखेंगे थोड़ी देर में। फिर हमने जो कल सीखा था वो बेसिकली नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। तो उधर आपको दोनों के रैंक की जरूरत पड़ेगी वेरिफिकेशन के लिए कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक की जरूरत पड़ेगी। अभी हम आज जो हमारा फोकस होगा, आज जो पूरा लेक्चर है वो डेडिकेटेड होगा किसको? सिस्टम ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वो थोड़ी देर में देखेंगे होमोजीनियस क्या होता है, और फिर हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो यहां पे देखेंगे कि रैंक का कॉन्सेप्ट हमें यहां पे कैसे लगाना है, और यहां पे क्या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का कुछ रोल है या नहीं है, या सिर्फ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से ही आपका काम बन रहा है, और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करके कैसे हम सॉल्यूशन ला सकते हैं, और कुछ चीजें और कंक्लूजन देखेंगे कि दोनों सिस्टम्स में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने कल पढ़ा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब मैं बोल रहा हूं तो वो दोनों केसेस हमने इंक्लूड कर दिए, नॉन होमोजीनियस एज वेल एज होमोजीनियस। ठीक है, तो यहां पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने कल जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा था, तो कैसे लिखा था? ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। किसमें? ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में। अभी यहां पे ध्यान दो, अगर b मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब b जो एक कॉलम मैट्रिक्स था उसके के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होंगे तो हम बोलेंगे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है? होमोजीनियस। क्या है? होमोजीनियस। क्या है? होमोजीनियस। और अगर ऐसा नहीं है, जो B है वो नल मैट्रिक्स नहीं है, नल मैट्रिक्स का मतलब नल मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब जो B आपका कॉलम मैट्रिक्स है उसमें एटलीस्ट एक नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उस केस में हम बोलेंगे जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो क्या है? नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस। क्लियर हो गई इतनी बात? उसका हम एग्जांपल यहां पे देखेंगे बहुत ही जल्द। तो अगर मैं एग्जांपल की यहां पे बात करूं तो आज बेसिकली हम पूरा जो लेक्चर डेडिकेट करेंगे इसको, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम डेडिकेट करेंगे, क्योंकि नॉन होमोजीनियस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने कल पढ़ लिया था। तो यहां पे ध्यान दो, लेट अस से मैं एक एग्जांपल से शुरुआत करूंगा यहां पे, और एग्जांपल के थ्रू आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो यहां पे मेरे साथ एक एग्जांपल लिखो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू इसमें आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y माइनस 3z, x प्लस 3y माइनस 3z प्लस w इज इक्वल टू 0। यहां पे चार इक्वेशन, कल किसी स्टूडेंट ने बोला था सर 4 वेरिएबल्स 4 इक्वेशन वाला क्वेश्चन करवाओ, वही हम यहां पे आज डील करने वाले हैं। और तीसरा इक्वेशन होगा 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3z, 2x माइनस 3z प्लस 2y इज इक्वल टू 2w इज इक्वल टू 0। फोर्थ इक्वेशन आपका है x प्लस वाई प्लस w इज इक्वल टू 0।
इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी क्या ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? तो चलो आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था, अगर आपका बी वाला जो मैट्रिक्स बनता है, बी वाला मैट्रिक्स किससे बनता है? जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उन सारे इक्वेशंस में जो राइट हैंड साइड पे नंबर्स होते हैं उनको हम किस कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं? तो ये मैट्रिक्स बी बनता है। ठीक है, यहां पे मैट्रिक्स बी क्या होगा? चलो इसको x इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पहले हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे a। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा? पहला रो 1 1 1 1, क्या होगा? 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, दूसरा रो क्या होगा? 1 3 और यहां पे -3 और ये क्या होगा? 1। फिर क्या होगा? 2, यहां पे y नहीं है तो क्या आएगा? 0। यहां पे z का कोएफिशिएंट है -3, w का क्या है? 2 और यहां पे देखो x का कोएफिशिएंट है 1, y का 1 और z का कोएफिशिएंट 0 और w का 1। और यहां पे 4 वेरिएबल आएंगे आपका x वेक्टर x y z w, जो कि x क्या था मेरा? कॉलम मैट्रिक्स था। इक्वल टू सारे टर्म्स क्या दिख रहे हैं? 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं इसको x इज इक्वल टू बी से कंपेयर करता हूं, x इज इक्वल टू बी से कंपेयर करता हूं, तो b मेरा क्या है? नल मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स है लेकिन नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें सारे के सारी एंट्रीज क्या हो या एलिमेंट्स क्या हो? 0। तो यहां पे b क्योंकि ये नल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम है? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जैसे कि यहां पे दिख रहा है, तो इक्वेशन सार जो सिस्टम में सारे इक्वेशंस प्रेजेंट हैं उसके अगर राइट हैंड साइड में सारे जो नंबर्स हैं वो 0 हैं तो वो क्या है? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अगर एक भी नंबर, कम से कम अगर एक भी नंबर राइट हैंड साइड वाला नॉन जीरो है सिस्टम में, तो वो क्या हो जाएगा आपका? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर हो गई इतनी बात? अगर इसी एग्जांपल में एटलीस्ट एक इक्वेशन में लेटर से यहां पे 1 होता तो ये क्या हो जाता? नॉन होमोजीनियस। क्योंकि होमोजीनियस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? ये सारे नंबर्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। अभी मैं 0 लिखूंगा क्योंकि हमें होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके ओके, यहां तक सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। देखो 250 डेज प्लान में जो कल मैंने लेक्चर नंबर बोला था 6 to 9, उसमें 7 नंबर लेक्चर आपको कंटिन्यूटी में नहीं मिलेगा, वो प्लेलिस्ट में लास्ट का लेक्चर है, उसको आज देखना। कल ठीक है, कल वैसे ही हेक्टिक हो गया था आपका शेड्यूल, तो उसको आज फॉलो करना। वो लेक्चर्स देखने के बाद आज जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा, असाइनमेंट अपलोड होगा, वो आपको अटेम्प्ट करना है। असाइनमेंट में 15 से 20 क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल है। ओके, यहां तक सबको क्लियर? ओके, आज तो बहुत ही मतलब कम स्टूडेंट दिख रहे हैं। कल तो 200 थे, आज तो 111 हो गए। क्या कर रहे हो तुम लोग? मिर्जापुर और आईपीएल देख रहे हो क्या? ओके, कंप्लीट नहीं हुआ सर, कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, आज कंप्लीट कर लेना। और ये मिर्जापुर और ये आईपीएल के चक्कर में अपना गेट मत बर्बाद कर देना। ठीक है, उन चीजों के देखो, उन चीजों के लिए अलग अपना टाइम लो, लेकिन जो ऑलरेडी टाइम है पढ़ाई को देना है, स्टडीज को देना है, एटलीस्ट उस लेक्चर में आपको प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, चलो यहां पे सबको सारी चीजें क्लियर है। अभी यहां पे देखो, आज मैं भी देख रहा था इनोलॉग में भी स्टूडेंट्स कम थे, तो ऐसा मत करो। एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स सारे सीरियस है, स्टार्टिंग में जब सिग्नल चल रहा था, नेटवर्क चल रहा था, तो 500 स्टूडेंट्स थे। स्टार्टिंग में जब मैथमेटिक्स चल रहा था जी सेवियर में, तो 500-600 स्टूडेंट थे। अभी देख रहे हैं मैथ्स में भी कम हो गए, इनोलॉग में भी कम हो गए। अभी आपको ही पता क्या कर रहे हो, हम यहाँ पे इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। सुजीत सर जी सेवियर में, चंदन सर 3-3 बार आते हैं आपको, सुबह को, दिन को, फिर शाम को आपके डाउट सॉल्व करने, और आप सीरियस ही नहीं बनते। चलो ठीक है, जो सीरियस होगा उसको अपना हार्डवर्क तो मींस उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही। चलो यहां पे सारी चीजें हमने क्लियर कर दी। अभी हम देखो क्या करेंगे। अभी हम यहां पे हमें मिल गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर यहां पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो ऑगमेंटेड, अभी मेथड हमें वही फॉलो करनी है जो हम कल देख रहे थे। अगर कल आपको याद होगा, कल हमने जो भी सिस्टम सॉल्व किया था उसके राइट हैंड साइड में यहां पे नॉन जीरो नंबर्स थे, कम से कम एक नॉन जीरो नंबर तो था ही। मतलब कल जो हमने मेथोडोलॉजी पढ़ी थी उसमें एक पॉइंट नोट कर लेना, कल जो हमने पूरे मेथड सीखे थे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक सेम होना चाहिए, वो हमने किसके रिस्पेक्ट में सीखा था? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के रिस्पेक्ट में। जो कल हमने पूरी स्टडी की थी, पूरी टर्मिनोलॉजी
पूरे मेथड्स डेवलप किए थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, वो किसके लिए था? नॉन होमोजीनियस। किसके लिए था? नॉन होमोजीनियस। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके लिए पढ़ने वाले हैं? होमोजीनियस के लिए। किसके लिए? होमोजीनियस के लिए। क्लियर इतनी बात? अभी मुझे बताओ, हमने जो कल मेथड फॉलो किया था वही कर रहे हैं, फिर आगे इसको थोड़ा शॉर्ट कर देंगे कि इसमें इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो चीजों को सीखते हैं। तो बताओ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा इस केस में? इस केस में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका होगा 1 1 1 1, फिर यहां पे एक लकीर खींचेंगे, ये हो गया 0। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स आपके 0 हैं। फिर क्या आएगा? 1 3 -3 1, फिर आएगा 2 0 -3 2, फिर आपका आएगा 1 1 0 1, फिर आप क्या आएगा आपका 1 1 0 1। ठीक है, अभी यहां पे मैं क्या करूंगा, जैसे हमने कल किया था, हम क्या करते हैं सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इस सारे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं? रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपली वही मेथड यहीं पे फॉलो कर रहे हैं, फिर कंक्लूजन हम लास्ट में निकालेंगे। चलो इसको मैं मिटा देता हूं। तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसको जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा? जो फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है उसके नीचे सारे एलिमेंट्स क्या बनाने पड़ेंगे? जीरो। तो मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाऊंगा। कैसे? R2 में से R1 को क्या कर दूंगा? सबट्रैक्ट कर दूंगा। फिर R4 में से भी क्या करूंगा? R1 को सबट्रैक्ट कर दूंगा। फिर क्या करूंगा? R3 में क्या चेंज करूंगा? R3 में क्या करूंगा? R2 को पहले -2 से मल्टीप्लाई करूंगा R1 को, फिर R3 में से क्या कर दूंगा? सबट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पे कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा? यहां पे ध्यान दो, फर्स्ट रो में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, 1 1 1 1, और यहां पे क्या आएगा? 0। यहां पे क्या आएगा? 0। यहां पे 1 -1 हो जाएगा 0, 3 -1 हो जाएगा 2, -3 -1 हो जाएगा -4, 1 -1 हो जाएगा 0। और ये क्योंकि 0 एंट्रीज हैं तो इनको कुछ भी रो ऑपरेशन में चेंज नहीं होगा। जैसे कि 0 -0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 -2 हो जाएगा 0, 0 -2 हो जाएगा -2, -3 -2 कितना होगा? -5, -3 -2 कितना होगा? -5, 2 -2 कितना हो जाएगा? 0, 2 -2 आपका हो जाएगा 0, और ये एलिमेंट आपका क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। ये क्या होगा? 1 -1 0, 1 -1 0, 0 -1 -1, 1 -1 हो गया आपका 0, 1 -1 आपका हो गया 0। ठीक है, और ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अभी आगे क्या करेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट था उसके नीचे सारे एलिमेंट 0 हो गए। अभी क्या करेंगे, जो सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है उसके नीचे सारे एलिमेंट 0 बनाएंगे। तो ऑलरेडी एक एलिमेंट तो 0 है ही, अभी इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो सिंपली R3 में क्या कर देंगे? R2 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? R2 को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि R2 में ऑलरेडी +2 अवेलेबल है, -2 में ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं आज सारे कलर्स आपके यूज करता हूं। 1 1 1 1, और ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0, ये क्या हो गया? 0 0 0, और फिर वो क्या हो गया? 2 -4 0, और ये भी हो गया 0। और इसमें क्या किया आपने? इसमें R3 में R2 ऐड कर दिया तो ये हो गया 0, -4 -5, ये हो गया -9, और ये हो गया 0, ये भी आपका है 0। ठीक है, और ये हो गया आपका 0 0 -1, और ये हो गया 0 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई यहां तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करेंगे, यहां पे ध्यान दो। अभी मैं क्या करूंगा, जो थर्ड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है उसके नीचे में क्या बनाऊंगा? 0 बनाऊंगा। उसके नीचे में क्या बनाऊंगा? 0। तो यहां पे -9 है, मुझे -1 को 0 बनाना है, तो सिंपली क्या करूंगा? R4 है मेरे पास, उसमें से क्या कर दूंगा? R4 को सबट्रैक्ट कर लूंगा, पहले -1 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, यहां पे क्योंकि मुझे क्या करना है, ये एलिमेंट को 0 बनाना है, तो मैं पहले क्या करूंगा? R3 को -1/9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1, फिर 1 -1 दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। तो ये हो गया आपका 1 1 1 1 0। ठीक है, 1 1 1 0 0 2 -4 0 0 0 0 -9 0 0 0 0 0 0 0।
ये हो गया हमारा रो इक्विवेलेंट फॉर्म में मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करो जल्दी से। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ गेट के बाद ही सब होगा, गेट के बाद आईपीएल के हाइलाइट्स देख लेना, ठीक है। चलो ओके, असाइनमेंट होगा, इसका असाइनमेंट अभी जैसे ही आज सेशन एंड होगा फिर अपलोड हो जाएगा। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? देखो ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, यहां तक क्या कर दिया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख दिया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम कहां पे लेके आए, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे यहां पे बताओ, नहीं तो हम फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ओके जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? सिंपली हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, उसको हम यहां पे ले गए, सिंपली हमने लास्ट में कहां पे, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अगर यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ। ओके ओके, सबको सब चीजें क्लियर हो गई। अभी यहां पे कुछ बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ये मेरे पास क्या था, इतना वाला पार्ट है वो किसका है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, और इस पूरे को कंसीडर करोगे तो क्या होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो पहली बात यहां पे ये ध्यान रखो, क्योंकि जो बी मैट्रिक्स है यहां पे वो उसके सारे एलिमेंट जीरो है, ऑब्वियसली जीरो है क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे किस पे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे, तो बी वाला जो मैट्रिक्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। कल जो बी मैट्रिक्स था उसमें चेंज आ रहा था, क्यों आ रहा था, क्योंकि यहां पे नॉन जीरो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, तो उन पे जो हम यहां पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे थे उसका इफेक्ट हो रहा था। लेकिन क्योंकि यहां पे जीरो है सारे के सारे एलिमेंट्स, तो इन पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का क्या हो रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स जो है वो कहां पे आएंगे, इसी पार्ट में आएंगे, क्योंकि ये वाला जो बी मैट्रिक्स है उसके तो सारे एलिमेंट जीरो हैं। अभी ये जो मैट्रिक्स है, ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, खेल पूरा यहीं पे ही होगा, खेल पूरा यहीं पे ही होगा। अच्छा मुझे यहां पे बताओ कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा। तो यहां पे देखो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक होगा 3, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक होगा 3। 3 क्यों होगा, 3 इसलिए होगा क्योंकि यहां पे क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। मेरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इतना है, इसमें देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 3 है, पहला दूसरा तीसरा, इसका मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? ओके चलो ठीक है, ओके यहां तक किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ डाउट नहीं है। अभी यहां पे ध्यान दो, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपका आया, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपका आया 3। अभी मुझे बताओ इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना है, इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना है, वो भी 3 ही आएगा, वो भी 3 ही आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहां पे देखो, क्योंकि ये बी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हैं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे हमेशा एक बात आपको याद रखनी है, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक होगा वही हमेशा किसका रैंक होगा, वही हमेशा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक होगा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। लेटस से अगर ये एलिमेंट जीरो नहीं होते, लेटस से यहां पे कुछ नॉन जीरो एलिमेंट होता, लेटस से 1 फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक है 3 और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक है 4, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वो कौन सा सिस्टम होगा, वो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। लेकिन यहां पे क्या है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट जीरो है, क्योंकि ये, और रैंक के लिए हमें क्या चाहिए, रैंक के लिए हमें देखना होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है। तो नॉन जीरो रोज जो होंगी वो यहीं पे डिसाइड हो जाएंगी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के पोर्शन में, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। क्योंकि ये एलिमेंट सारे, में फिर से यहां पे रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को बार बार सुनो, क्योंकि बी मैट्रिक्स ये वाले कॉलम जो लास्ट कॉलम है इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो इस केस में जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक होगा वही क्या होगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक होगा, वही क्या होगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक होगा। इसका मतलब जब आपके पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो तो हमेशा 100% कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का रैंक क्या होगा, बराबर होगा, दोनों का रैंक बराबर होगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है अगर आपके पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो सॉल्यूशन 100% एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन 100% निकलेगा। कल हमने क्या पढ़ा था, अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स
कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमने देखा कि जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक होता है वही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक होता है, इसलिए 100% यहां पे देखो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे कि यूनिक सॉल्यूशंस होंगे वो बात की बात है, लेकिन अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो आपका सॉल्यूशन एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो आएगा ही, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो क्योंकि यहां पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का रैंक हमेशा बराबर होगा, और प्लस दूसरी बात यहां पे क्या है, क्योंकि जो यहां पे बी वाला मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिर्फ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जब भी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे तो हम सिर्फ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की हेल्प लेंगे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, और ये पता लगाने के लिए कि आपके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर होगा इतनी बात? तो चलो यहां पे देखते हैं। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, अगर आपके पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो सिंपली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ही हमें लिखना है। देखो अभी कैसे, इसका आगे भी हम कंक्लूजन निकालेंगे, थोड़ा इसको और ध्यान से देखेंगे। ये मेरे पास रिड्यूस्ड मैट्रिक्स है, ये मेरे पास था ए, ये मेरे पास था बी, मतलब जो ओरिजिनल सिस्टम था उसका सॉल्यूशन और ये वाला जो सिस्टम नया आया है आफ्टर कन्वर्टिंग इट टू रो इक्विवेलेंट फॉर्म, दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, कल हमने देखा था सेम होगा, दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, सेम। तो ये आया 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 -4 0 0 0 -9 0 और 0 0 0 0, और यहां पे क्या आएगा, x y z w is equal to 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास पहले सिस्टम था, जो मैंने ओरिजिनल इक्वेशन लिखी थी उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने सिस्टम को ऐसे मॉडिफाइड कर दिया, तो जो उस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा और इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों क्या होंगे, सेम। लेकिन यहां पे एक बात आपको ऑब्जर्व करनी है, जब हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में थे तो हमें क्या था, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को पूरे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, क्योंकि वहां पे बी मैट्रिक्स भी चेंज हो रहा था। लेकिन क्योंकि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में बी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो जब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे क्या लगाएंगे, रो इक्विवेलेंट और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, तो बी वाले एलिमेंट्स पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक बार रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो इन केस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो अभी रिजल्टेंट में बी में कुछ भी इफेक्ट नहीं आने वाला है, बी वही रहेगा, सिर्फ चेंज कहां पे आएगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में। इसलिए जब भी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा हम सिर्फ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, फिर सिस्टम को इस फॉर्म में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमें गारंटी है कि बी वाला तो 0 0 0 ही आएगा, उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट सिर्फ कहां पे पड़ेगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पे। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम कुछ कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन ये लिखेंगे कि इस सिस्टम की कंसिस्टेंसी चेक करनी हो या इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना हो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे या क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसके लिए सिर्फ हमें किसकी जरूरत है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की। किसकी? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ओरिजिनल जो मेरे पास सिस्टम था वो कुछ ये था, मैं फिर से लिख रहा हूं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। यहां पे ध्यान देना, यहां पे कुछ कंक्लूजन निकलेंगे, x प्लस 3y माइनस 3z प्लस 2w इज इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक? और फिर क्या होगा, 2x माइनस 3z प्लस 2w इज इक्वल टू 0। यहां पे w2 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस w इज इक्वल टू 0। अभी यहां पे एक बात ऑब्जर्व करो, कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको, यहां पे एक बात ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सारे जो सिस्टम में इक्वेशंस प्रेजेंट है इसके राइट हैंड साइड पे 0 0 0 है, तो 100% यहां पे एक गारंटी सॉल्यूशन तो होगा ही। क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू w इज इक्वल टू 0, w इक्वल टू
जीरो। अगर सारे के सारे यहां पे अननोन्स को जीरो करोगे तो वो सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो आएगा, जीरो प्लस 3 इंटू जीरो जीरो माइनस 3 इंटू जीरो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो आएगा। तो अगर आपके पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं तो 100% एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही, 100% एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। वो कौन सा सॉल्यूशन होता है? जिसमें सारे के सारे अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। जैसे कि यहां पे दिख रही है आपको, यहां पे आपको दिख रही है, ये क्या हो गया? जीरो 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 जीरो। इसलिए इसको जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्लियर हो गई इतनी बात? इसका मतलब क्या है? अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है आपके पास तो 100% एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही, जिसको बोलते हैं हम जीरो सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन। मतलब इसका क्या है? जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा वो हमेशा इनकंसिस्टेंट होगा ही, हमेशा कंसिस्टेंट होगा ही। क्लियर होगा इतनी बात? क्योंकि एक सॉल्यूशन तो एटलीस्ट एग्जिस्ट कर ही रहा है, जो कि क्या है? जीरो सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन। उससे आगे, उससे ज्यादा सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकला, अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो वो कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता, हमेशा कंसिस्टेंट ही होगा, क्योंकि आपको जीरो सॉल्यूशन वहां पे मिल रहा है, हमेशा ये तो मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? जीरो सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में आपको जीरो सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो 100% ही मिलेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं। लेकिन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमेशा क्या होगा? कंसिस्टेंट। क्या होगा? कंसिस्टेंट। क्लियर होगा इतनी बात? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शॉर्टकट अभी थोड़ा धीरज रखो, शॉर्टकट में सिखा रहा हूं। ओके, शॉर्टकट में सिखा रहा हूं, थोड़ा धीरज रखो। अभी हमें सिंपली क्या करना है? तो हमने सिंपली अभी क्या सीखा? अभी यहां पे कुछ कंक्लूजन यहां पे लिखो। सिंपली हमें क्या करना है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का हेल्प लेना है। हमें सिंपली क्या करना है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का हेल्प लिखना है। कैसे? वो अभी यहां पे देखो। अगर सिंपली हम क्या करेंगे, जब भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तो क्या होगा? जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक निकालेंगे, उसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखेंगे, उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका रैंक निकालेंगे। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से उसका रैंक बराबर आया नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो आपका होगा क्या? होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। अगर जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक n से कम आता है, जो कि टोटल नंबर ऑफ अननोन्स है, क्या है? वेरिएबल्स है, तो आपको कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्लियर इतनी बात? तो अगर मुझे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया हो और उसमें मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सिस्टम का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखूंगा, और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखने के बाद मैं उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। रो इक्विवेलेंट फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद मैं देखूंगा अगर उसका रैंक टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल जो सिस्टम है उसके इक्वल है तो मुझे यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन। और अगर रैंक जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का है वो n से कम है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, तो मुझे क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर हो गई इतनी बात? यहां तक सब क्लियर हो गया? ओके, हाँ। देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ द सिस्टम बहुत हो सकते हैं यहां पे। अभी जैसे कि मैं फिजिकली समझाऊंगा तो ये अगर 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 3 प्लेन्स यहां पे आपके 3 डायमेंशनल स्पेस में प्लेन्स रिप्रेजेंट करता है, और उनका कहां इंटरसेक्ट होता है वो होता है। या तो आप जब इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस पढ़ते हो वहां पे ऐसे इक्वेशंस बन सकते हैं, ऐसे इक्वेशंस बन सकते हैं जिसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। ओके, तो ये हो गया उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। और क्या होगा? आपके एप्लीकेशंस वाला पार्ट है। एप्लीकेशन वाला पार्ट है कि
आप इंजीनियरिंग में ऐसे इक्वेशंस के क्रॉस आ सकते हो और उनका सिंपली आपको क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक किसके बराबर है, टोटल नंबर ऑफ अननोन्स और वेरिएबल्स, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और उस n से कम आ रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो इन शॉर्ट अगर आपके पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो सिर्फ किसको कंसीडर करना है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को कंसीडर करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का यहां पे कोई भी रोल नहीं है। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और हमें पता है कोई भी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो तो उसका 100% एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही, जो क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो एक ही होगा, वो होगा गारंटीड जीरो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन ही होगा आपके पास, या क्या होगा, या क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो एक ये वाला सॉल्यूशन तो होगा ही, बहुत सारे अनगिनत और सॉल्यूशंस होंगे जो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशंस। नॉन जीरो सॉल्यूशंस क्या होंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशंस और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। क्लियर हो गई इतनी बात। जब मैं यहां पे आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा, जैसे कि ये एक एग्जांपल था, तो और सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, और सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो हमें सिंपली क्या करना है, अभी प्लान में बता देता हूं, जो ये वाला है ये पूरा प्लान है, तो ये पूरा फ्लो चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए। जब भी मुझे दिया गया हो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो सबसे पहले मैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखूंगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को क्या करूंगा, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। अगर मुझे दिख गया कि उसका रैंक जो है टोटल नंबर ऑफ अननोन्स और वेरिएबल्स के बराबर आ रहा है, इसका मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, वो 100% क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन। तो मैं बैक सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्यूशन फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, अरिथमेटिक करने की जरूरत नहीं है, सिंपली वो 100% कौन सा होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा। कौन सा, जीरो सॉल्यूशन। लेकिन अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक टोटल नंबर ऑफ अननोन्स और वेरिएबल्स से कम आ रहा है तो इसका मतलब यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, और फिर हमें कुछ फ्री वेरिएबल्स, जैसे हमने कल देखा था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में हमें फ्री वेरिएबल्स को अज्यूम करना पड़ता है, वैसे यहां पे भी करना पड़ेगा, और ओवरऑल सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, जैसे कि हमने कल देखा था, वही नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स आपके पास कितने होंगे, तो कल जैसे देखा था वही होगा, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, माइनस रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो आगे हम एग्जांपल देखते हैं। तो आपको यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बता दो अभी। हाँ, बता दिया है, वहां पे जो कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस का सीरीज है उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने बता ही दी थी, मैंने सारी, वहां पे 250 डेज प्लान में यही अप्रोच था, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। तो जो भी मैं क्वेश्चन लेता था उसके पीछे बेसिकली पूरा क्या कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताया था। इसलिए कुछ स्टूडेंट्स को पहले लगता है एक क्वेश्चन के लिए मींस आधे पौने घंटे का वीडियो क्यों बनाए, वो इसलिए बना है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी पता चले। यहां तक किसी को कुछ डाउट, जल्दी कमेंट करो, यहां तक किसी को कुछ डाउट है। अगर डाउट नहीं है तो हम आगे प्रोसीड करें और फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। 4-5 क्वेश्चन देखेंगे ऑब्वियसली, ताकि क्वेश्चंस के थ्रू आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलो फटाफट जल्दी से कमेंट करो। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो सिंपली, अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या करो, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का अगर रैंक बराबर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स n आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जो होगा आपका जीरो सॉल्यूशन। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम आ रहा है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, फिर वहां पे जिसको हम बोलते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स वहां पे आपको लेने पड़ेंगे, वो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स और टोटल नंबर ऑफ अननोन्स इन द सिस्टम माइनस रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, हाँ ठीक है, फोर्थ रो में जो भी हो गया ठीक है, चलो उसको हम देखेंगे, टेंशन ना लो, जब दूसरे एग्जांपल्स देखेंगे तो उसको हम क्लियर कर देंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। ओके, चलो यहां पे सब चीजें आई थिंक क्लियर हो गई हैं, यहां पे सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। वेरी गुड। ओके, चलो आगे हम बढ़ते हैं। जो हमने ये क्वेश्चन देखा था उसी पे ही यहाँ पे जो हमने चीजें पढ़ी उसके बेसिस पे उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन देखा था यही वाला क्वेश्चन था, तो इसी को ही अगर मैं आपको बता रहा हूं इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जो ये वाला हमने एग्जांपल देखा था, जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको चीजें समझाने के लिए, उसमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कितना आ रहा था, 3 आ रहा था, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे, 4 थे, मतलब जो रैंक है वो 4 से टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स से कम है, तो उस केस में आपको क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, वेरी गुड, क्लियर। हाँ, डिटर्मिनेंट पे भी इससे कमेंट कर सकते हैं, वो जब अभी मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको समझाऊंगा, और डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट कहां पे यूज करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। कितने मींस अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, वहां तक ही आप डिटर्मिनेंट का यूज करोगे तो हेल्पफुल रहेगा। उससे ऊपर चले गए तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसके लिए हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म पे ही वापस आएंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन में n तो कम था, लास्ट क्वेश्चन में n था 4, रैंक आया था 3, इसलिए लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जो लास्ट में फॉर्म आया था वहां बैक सब्स्टिट्यूशन करोगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। चलो मैं यहां पे लिख लेता हूं, लास्ट में ये आया था, मेरे पास तो है ही लिखा हुआ। लास्ट में आपका जो इक्वेशन आया था वो ये आया था, एक बार वेरीफाई कर लेना, 1 1 1 1 1 1 1 1, और यहां पे आया था 0 2 -4 0, और यहां पे आया था 0 0 -9 0 0 -9 0 0 0 0 0, और यहां पे आपका था x y z w इज इक्वल टू क्या आया था, इज इक्वल टू आया था 0 0 0 0। अभी सिंपली बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे गॉस एलिमिनेशन टेक्निक जैसे कल लगाई थी। तो यहां पे लास्ट रो तो आपका 0 है, इसको पकड़ो फर्स्ट रो को, तो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस z प्लस w इज इक्वल टू 0। इसका क्या आएगा, 2y माइनस 4z इज इक्वल टू 0। यहां पे क्या आएगा, -9 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। इसका मतलब z क्या आया आपका, 0 आया। z 0 आया तो इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो y भी 0 आएगा। z और y को यहां सब्स्टिट्यूट करो 0 0, तो x प्लस w क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी यहां पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक था 3, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे, फ्री वेरिएबल्स आपके पास होंगे, फ्री वेरिएबल्स आपके पास होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स है 4, रैंक है इसका 3, तो एक फ्री वेरिएबल है जो कि यहां पे दिख रहा है, y आपका 0 है, z भी 0 हो गया, x प्लस w इज इक्वल टू 0 है। तो मैं फ्री वेरिएबल लेटर से w को ले लेता हूं, इज इक्वल टू k, तो x बराबर आ गया -k। तो मेरे पास पूरा सॉल्यूशन का सेट आया, x y z w, ये क्या आ गया, मेरा x था -k और y था 0, z था 0, w था k। तो यहां पे देखो इनफाइनाइट और k हम यहां पे मोर प्रिसाइजली k बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ऑब्वियसली हम कौन से सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, रियल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, जहां पे सारे नंबर्स क्या है, रियल से। तो अगर मैं k इज इक्वल टू 0 रखूं तो मुझे 0 सॉल्यूशन मिलेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, और ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होगा ही 100%। k इज इक्वल टू 1 रखोगे तो सॉल्यूशन आएगा -1 0 0 1। तो यहां पे देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिल गए। ओके, यहां तक किसी को कुछ डाउट है? एक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। देखो यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कैसे, ये हमने जो सिस्टम लिया था पहला एग्जांपल, उसका आपका फाइनल फॉर्म आ गया आफ्टर कन्वर्टिंग इट टू रो इक्विवेलेंट फॉर्म। यहां पे देखो फर्स्ट रो क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। सेकंड क्या आएगा, 2y माइनस 4z इज इक्वल टू 0। थर्ड क्या आएगा, -9z इज इक्वल टू 0, और लास्ट रो तो पूरा 0 ही है। तो इसको सॉल्व करोगे तो z 0 आया, z 0 को यहां सब्स्टिट्यूट करो तो y 0 आएगा, z और y को यहां 0 रखो तो क्या आएगा, x प्लस w इज इक्वल टू 0। और हमने यहां पे देखा नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स क्या है, 1, तो मैंने w को कुछ नंबर असाइन कर दिया, लेटर से k की कुछ भी इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है, अकॉर्डिंगली x के भी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। इसका मतलब सॉल्यूशंस आपके पास इनफाइनाइट होंगे, सॉल्यूशंस आपके पास इनफाइनाइट होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपली मतलब है अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक टोटल नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल से कम है तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इन केस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और भी होगा, बिल्कुल और भी होगा ना सॉल्यूशन, k के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, x प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 की वजह से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ओके, सब क्लियर हो गया यहां तक?
अगर यहां तक सब क्लियर है तो आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि आगे कुछ और इससे भी बेहतर और अच्छे एग्जाम्पल्स आएंगे, आपके कुछ बेहतर और अच्छे एग्जाम्पल्स आएंगे। ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है सर, लेकिन गेट में 4 वेरिएबल का नहीं पूछते, गेट में या तो 2 वेरिएबल का या तो मैक्सिमम 3 वेरिएबल का, और गेट के क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते। मैं आपको थोड़ा 4 वेरिएबल का इसलिए करवाया क्योंकि आपको एटलीस्ट आइडिया होनी चाहिए कि 3 से ज्यादा वेरिएबल्स के भी आ गए तो कैसे हमें डील करना है, क्योंकि गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो मैक्सिमम 3 वेरिएबल तक ही जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और 3 वेरिएबल में भी ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा क्वेश्चन सेट करेंगे ताकि आपका फटाफट सॉल्यूशन निकल जाए, अगर आपको कुछ ट्रिक्स पता है तो, जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगा। ओके सर, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसे? नॉन जीरो सॉल्यूशन है ट्रिवियल, सिर्फ यहां पे ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है, यहां पे नॉन जीरो सॉल्यूशन भी आ गया है। ट्रिवियल सिर्फ यहां पे ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है, मैं वही बोल रहा हूं, ट्रिवियल सॉल्यूशन भी एक पार्ट है इसका और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी पार्ट है इसका। क्लियर हो गई? नॉन जीरो सॉल्यूशन को हम नॉन ट्रिवियल बोलते हैं, जीरो सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। यहां पे दोनों पॉसिबल है, बिल्कुल है। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके बिल्कुल, यहां पे रैंक वेरिएबल के बराबर नहीं है, इसलिए ही इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। डिटर्मिनेंट वाला मेथड भी बता रहा हूं, लेकिन डिटर्मिनेंट वाला मेथड आपको इस काम नहीं आएगा कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना। डिटर्मिनेंट वाला मेथड आपको सिर्फ इसलिए काम आएगा, और वो लगाना है तो सिर्फ 3x3 तक ही लगाना, क्योंकि 4x4 का डिटर्मिनेंट निकालने में टाइम चला जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? डिटर्मिनेंट का मैं मेथड बता रहा हूं, डिटर्मिनेंट का मेथड में बता रहा हूं, ध्यान रखो, थोड़ी धीरज रखो, धीरज रखो तो सब चीजें मिलेंगी। क्लियर हो गई इतनी बात? मैं एग्जांपल के थ्रू आपको चीजें बताऊंगा, टेंशन ना लो। अभी एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, उसमें आपको डिटर्मिनेंट वाला ही मेथड समझाऊंगा कैसे करना है। डिटर्मिनेंट वाला मेथड हम क्या करेंगे, रैंक की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको लिखवाई थी। मैंने आपको रैंक की एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, अगर आपको याद हो तो। मैंने यहां पे आपको रैंक की ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी, उसको रिकॉल करो। उसको रिकॉल ऐसा था, अगर A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर A जिसका साइज क्या है n क्रॉस n, या सिंपली जिसका ऑर्डर क्या है n, तो अगर मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका रैंक क्या होगा, n होगा। इसका रैंक क्या होगा, n होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 आ गया तो इसका रैंक क्या होगा, n से कम होगा। क्या होगा, n से कम होगा। तो हम अभी जो केस देखेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, ये डिटरमिनेंट वाला मेथड सिर्फ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अप्लाई करना, नॉन होमोजीनियस में जो हमने कल प्रोसीजर किया था वही फॉलो करना। तो अगर हमने रैंक की प्रॉपर्टीज में देखा था, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, नंबर मुझे याद नहीं है, अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n, और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता है, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका रैंक होगा बराबर n, जो कि ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसका रैंक क्या होगा, n से कम होगा। n क्या है, ऑर्डर है मैट्रिक्स का। अभी इसका यहां पे कैसे एप्लीकेशन यूज करना है वो हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। ये वाली चीज अगर नहीं लिखी है तो नोटबुक में लिख देना, ये वाली चीज नहीं लिखी है तो नोटबुक में लिख देना। इस एग्जांपल को लिखो, डिटरमाइन the value of lambda, determine the value of lambda so that the equations 2x plus y minus 2z is equal to 0, तीन इक्वेशन है यहाँ पे, x plus y plus z is equal to 0, x plus y plus 3z is equal to 0, और 4x plus 3y plus lambda z is equal to 0। अभी मैं एक बात आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये चीज वहीं लगाना जहां पे अभी यहां पे चलो, अभी मुझे डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ लैम्डा so that the equations has a non-zero solution, has a non-zero solution। क्लियर हो गई इतनी बात?
तो क्वेश्चन हमें सिंपली ये पूछा गया है, लेमड़ा की वो वैल्यू निकालो जो कि इस सिस्टम में, ये लेमड़ा क्या है, जेड का कोएफिशिएंट है, लेमड़ा की वो वैल्यू बताओ, उस वैल्यू के लिए ये जो सिस्टम है इसका एक क्या होगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन। एक तो हमें ये बात तो पता ही है क्योंकि ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो 100% एक सॉल्यूशन तो गिरेगा ही। कौन सा, जीरो सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसमें तीनों वेरिएबल्स एक्स वाई जेड क्या होंगे, 0 0 0। लेकिन इसने क्या बोला है, इसका एक नॉन जीरो सॉल्यूशन होना चाहिए। नॉन जीरो सॉल्यूशन एक नहीं होगा, फिर कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दो ही केस बनेंगे, या तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा 0 0 0, या तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे तो वो सारे क्या होंगे, अगर हम एक ट्रिवियल सॉल्यूशन को छोड़ दें तो बाकी के बाकी सॉल्यूशन क्या होंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के केस में नॉन जीरो सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, जब आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करते हैं, जब आपके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक हो वो किससे कम हो, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो सबसे पहले क्योंकि हमें ये वाली चीज अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चलो इसको लिखते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहां पे क्या होगा, बस क्योंकि ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो हमें सिर्फ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ही चाहिए। 2 1 -2 क्या होगा, 2 1 -2, फिर क्या आएगा, 1 1 3 1 1 3 4 3, और यहां पे आया लेमड़ा 4 3 लेमड़ा। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अभी क्योंकि मुझे एक नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, ये क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है। क्या है, 3x3 मैट्रिक्स। क्लियर हो गई इतनी बात। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो डिटरमिनेंट वाला मेथड बता रहा हूं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 3x3 तक का हो तब ही लगाना, 2x2 3x2 तभी ये मेथड यूज करना। अगर उससे ऑर्डर ऊपर जा रहा है तो हम वही मेथड यूज करेंगे, रैंक फाइंड। ये जो डिटरमिनेंट वाला मेथड यूज कर रहे हैं हम सिंपली क्यों कर रहे हैं, रैंक पे कंक्लूजन निकालने के लिए। और रैंक पे कंक्लूजन हम इस मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 3x3 तक आपका सिस्टम है, जिस मींस अगर आपके पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 3x3 तक का बन रहा है, तो आप रैंक के बेस पे कंक्लूजन निकालने के लिए डिटरमिनेंट वाला मेथड लगाना। अगर 3x3 से मामला ऊपर जा रहा है तो आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना। और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना और रैंक निकालना। फैसला आपके हाथों में। वो डिपेंड करता है सिस्टम पे कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर वो डिटरमिनेंट के मेथड से इजी हो जाता है क्या। क्लियर। कुछ ही स्टूडेंट को कुछ भी याद नहीं रहता, मैं तो बोलता हूं कुछ भी याद मत रखो, बस सिंपल जाके रो इक्विवेलेंट फॉर्म लगा देना, एक ही चीज याद रखो। तो यहां पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है मेरे पास। अभी यहां पे देखो मैंने क्या बोला, अगर आपके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन तभी होगा जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। इसका मतलब क्या है, जो रैंक ऑफ ए है, रैंक ऑफ ए है वो किससे कम होना चाहिए, जो यहाँ पे सिस्टम में अननोन से, यहाँ पे अननोन, यहाँ पे देखो कितने, 3 है, अननोन वेरिएबल्स 3। क्लियर इतनी बात। अगर इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 3 से कम होगा, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे तो ही हमें क्या मिलेगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज सिर्फ जीरो सॉल्यूशन ही मिलेगा। क्लियर इतनी बात। तो मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए, उसके लिए इसका रैंक क्या होना पड़ेगा, 3 से कम होना पड़ेगा। और यहां पे ध्यान दो, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है उसका रैंक अगर n से कम है, यहां पे n कितना है, 3, जो कि क्या है, इसी मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर है, जो कि इसी मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर है। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स 3 है, जो कि इसका क्या है, इस मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इसका मतलब सिंपली यहां पे क्या चाहिए, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक उसके ऑर्डर से कम होना चाहिए। उसके ऑर्डर से कम तभी होगा जब डिटरमिनेंट क्या होगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का 0 होगा। क्या होगा, 0। तो ये अपना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट सिंपली हम क्या बनाएंगे, 2 1 -2 इज इक्वल टू 0, 2 1 -2 इज इक्वल टू 0, 1 1 3 4 3 लेमड़ा, 4 3 लेमड़ा। ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। इनको सिंप्लीफाई करो तो 2 इंटू लेमड़ा -9 -1 इंटू कितना होगा, यहां पे ये वाला कॉलम, ये रो डिलीट करो, लेमड़ा -12,
और लास्ट में क्या आएगा -2 इंटू 3 माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो ये क्या आ गया 2 लेमड़ा -18 माइनस लेमड़ा +12 +2 इज इक्वल टू 0। तो लेमड़ा बराबर आएगा आपका 4। लेमड़ा बराबर आपका आएगा 4। अगर लेमड़ा आपका 4 होगा, अगर लेमड़ा आपका 4 होगा तो ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक है वो 3 से कम आएगा। 3 से कम आएगा, वो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक 0 नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है किसी भी मैट्रिक्स का रैंक 0 होना, वो होता है जब नल मैट्रिक्स। यहां पे तो नल मैट्रिक्स है ही नहीं, एक मतलब नॉन जीरो एंट्रीज प्रेजेंट है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक 100% अगर लेमड़ा इज इक्वल टू 4 लिखेंगे, अगर लेमड़ा इज इक्वल टू 4 यहां पे रखेंगे तो इस सिस्टम का 100% रैंक क्या होगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का 3 से कम होगा। वो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन उसका कंक्लूजन कैसे निकालेंगे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके। क्लियर यहां तक? ओके 4 क्लियर सर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहां पे सबको लेमड़ा इज इक्वल टू 4। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पे आपके पास दो तरीके हैं, आपके पास यहां पे दो तरीके हैं। या तो डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगाओ। डिटर्मिनेंट वाला मेथड क्लियर हो गया सबको? पहले मुझे यहां पे कमेंट करके ये बताओ डिटर्मिनेंट वाला मेथड आप सबको क्लियर हो गया है? डिटर्मिनेंट वाले मेथड में कुछ डाउट है या डिटर्मिनेंट वाला मेथड पूरा क्लियर हो गया है? तो डिटर्मिनेंट वाला मेथड कब यूज करना? जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बन रहा हो 3 क्रॉस 3 का बन रहा हो। मींस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तो ही डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगा पाओगे। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डिटर्मिनेंट वाला मेथड नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, अगर किसी को यह मेथड नहीं पता डिटरमिनेंट वाला, तो सिंपली अपना रो इक्विवेलेंट फॉर्म जिंदाबाद, इस मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद भी आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि क्या होगा लेमड़ा इज इक्वल टू 4 ही होगा। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। चलो मैं इसमें वो रो इक्विवेलेंट फॉर्म वाला भी अप्रोच बता देता हूं, किसी स्टूडेंट्स को वो इजी लग रहा हो तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। क्लियर इतनी बात? तो अगर इस मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो। मैं क्या करूंगा R2 और R1 को इंटरचेंज कर दूंगा, तो क्या आएगा यहां पे आएगा 1 1 3 1 1 3, फिर क्या आएगा 2 1 -2, फिर आएगा 4 3 लेमड़ा। अभी क्या करूंगा 1 के नीचे दोनों जीरो बना दूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा R2 चेंजेस टू R2 -2 R1, R3 चेंजेस टू R3 -4R1। तो यहां पे देखो फटाफट क्या आएगा, फर्स्ट रो 1 1 3, फर्स्ट रो आ गया 1 1 3, ये आ गया 0 0 1 1 -2 -1 -2 -6 कितना होगा -8, यहां पे कितना होगा 4 -4 0 3 -4 -1, यहां पे क्या आएगा लेमड़ा -12, लेमड़ा -12। अभी मुझे क्या बनाना है, इसके नीचे जीरो बनाना है, तो सिंपली क्या करूंगा देखो R3 को चेंज कर दूंगा R3 -R2। इस केस में देखो डिटरमिनेंट वाला मेथड ज्यादा इजी है, ये वाला मेथड टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर सिंपली याद रखो अगर आपके पास तीन मींस इक्वेशंस हैं जिसमें 3 वेरिएबल है, 3 अननोन है, या 2 वेरिएबल है या 2 अननोन है, और वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो सिंपली डिटरमिनेंट वाला मेथड अप्लाई कर देना बिना किसी कुछ बिना सोचे समझे डिटरमिनेंट वाले मेथड पे ही जाना, वो आपको इजी ही पड़ेगा। या 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, और ऐसा कुछ पूछ लिया कि एक वेरिएबल बताओ ताकि सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन हो, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो, तो वो सब चीजें आप यहां से बता सकते हो। क्लियर इतनी बात? चलो यहां पे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। चलो यहां पे इसी क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी आएगा, वो भी आपको समझना है। इसी क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा, वो देखो। अभी सिंपली क्या कर रहा हूं R3 -R2, तो क्या होगा R3 -R2 होगा आपका 1 1 3 1 1 3 0 -1 -8, ये हो गया 0 -1 +1, ये हो गया 0 लेमड़ा -12 +8, तो ये हो गया लेमड़ा -4, ये होगा लेमड़ा -4। अभी अगर क्या करना है, सिंपली रैंक ऑफ ए मुझे 3 से कम लेके आना है। क्या लेके आना है? 3 से कम लेके आना है। तो मुझे यहां पे दिख रहा है अगर लेमड़ा -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मींस लेमड़ा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो लास्ट पूरा रो 0 हो जाएगा और रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? यहां तक किसी को कुछ डाउट है?
ओके, क्लियर है सर डिटरमिनेंट वाला मेथड। देखो 4 क्रॉस 4 में डिटरमिनेंट वाला, देखो डिटरमिनेंट वाला मेथड अगर एक ही कंडीशन है उसके एप्लीकेशन के लिए कि आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं अगर 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 पे चले जाओगे तो डिटरमिनेंट वाला मेथड यूजिंग कोफैक्टर्स टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, मेरा ये कहना है। हाँ, अगर 4 क्रॉस 4 है उसको मैट्रिक्स को आप क्या कर रहे हो, वापस से रो इक्विवेलेंट फॉर्म लगाओगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे, उसको उस पे जीरोस बनाने के लिए फिर डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो बहुत ही मींस प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा रैंक निकालने के लिए डिटरमिनेंट वाला मेथड अगर लगा रहे हो तो 3 क्रॉस 3 तक लगाना, उससे ऊपर रो इक्विवेलेंट फॉर्म लगाना। और डिटरमिनेंट में कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, लेकिन यहां पे एक बात आपको याद रखनी चाहिए, वो क्योंकि यहां पे सिंपली रैंक कंपेयर करना है कि बस 3 से कम होना चाहिए, तो डिटरमिनेंट 0 आ गया मतलब 3 से कम ही होगा। लेकिन अगर आपको कंक्लूड करना है कि रैंक कितना होना चाहिए, फिर रो इक्विवेलेंट फॉर्म ही लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहां पे मैंने लगाया रो इक्विवेलेंट फॉर्म में से मुझे कंक्लूजन क्या मिला, अगर लेमड़ा इज इक्वल टू 4 है तो लास्ट रो 0 बनेगा, और दोनों बीच की रोज तो लेमड़ा पे डिपेंडेंट है ही नहीं, तो रैंक ओवरऑल क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, सिस्टम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का 2 होगा। बिल्कुल अप्लाई होगा, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, अच्छा मुझे अब ये बताओ, ये सेम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अगर मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, अगर मुझे, यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सेम क्वेश्चन में अगर मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो लेम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर सेम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, सेम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो अभी मैंने लिया था होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो लेम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जल्दी से फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। अगर अगर ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि ये इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहा हूं, इसमें हमने लेम्डा इज इक्वल टू 4 रखा था, किसके लिए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। एक नॉन जीरो सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, तो इसका मतलब आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही चाहिए। तो मुझे ये बताओ यूनिक सॉल्यूशन, अगर मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो लेम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाँ समझ में आ गया, नॉट इक्वल टू 4। अगर मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो लेम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 4। वेरी गुड वेरी गुड। अगर लेम्डा 4 के बराबर नहीं होगा, लेम्डा 4 के बराबर नहीं होगा तो आपको क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अभी मुझे एक और आंसर दो आप लोग कि वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा। क्या यूनिक सॉल्यूशन, लेट अस से लेम्डा 4 नहीं है, लेट अस से लेम्डा 4 के बराबर नहीं है, लेम्डा 4 के बराबर नहीं है, कुछ भी है, लेट अस से लेम्डा इज इक्वल टू 5, तो लेम्डा इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो यहां पे 1 आएगा। तो मुझे बताओ इसका जो यूनिक सॉल्यूशन आपने बोल दिया, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? उस सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी? क्या हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे वापस x इज इक्वल टू बी फॉर्म में सिस्टम को वापस लिखेंगे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, या अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे हमने कंक्लूड कर दिया कि यूनिक सॉल्यूशन है तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की वैल्यू लिख सकते हैं? क्लियर करो जल्दी से। नॉट पॉसिबल, जीरो सॉल्यूशन। वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो 100% क्या होगा? जीरो सॉल्यूशन और ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्लियर होगा इतनी बात? हाँ यहीं से लिख देंगे, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, नॉट पॉसिबल नहीं है, 0 0 0। नॉट पॉसिबल क्या? सिमरन नवलानी, नॉट पॉसिबल क्या होता है? नॉट पॉसिबल नहीं है। अगर लेम्डा इज इक्वल टू 4 नहीं है, लेम्डा की 4 को छोड़ के और कोई भी वैल्यू रखो, लेट अस से 5, तो रैंक इसका कितना आएगा? 3 आएगा, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स और टोटल नंबर ऑफ अननोन्स। इसका मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन, और वो 100% क्या होगा? जीरो सॉल्यूशन ही होगा। 100% क्या होगा? जीरो सॉल्यूशन ही होगा। क्लियर होगा इतनी बात? ओके, ट्रिवियल सॉल्यूशन, वेरी गुड। चलो अभी आगे और एग्जांपल्स की तरफ हम बढ़ते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर। बहुत सारी चीजें, आपको जो भी कंफ्यूजन था आप कमेंट कर सकते हो, मैं यहां पे क्लियर कर दूंगा। ओके चलो अभी एक और एग्जांपल लिखो, एक और एग्जांपल लिखो। एग्जांपल से ही आपको चीजें क्लियर होंगी, एग्जांपल से आपको चीजें यहां पे क्लियर होंगी और असाइनमेंट में भी जल्दी फिर बना लोगे। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एग्जांपल लिखो, इफ द सिस्टम of equations, if the system of equations x
माइनस के वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, कोमा के एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, कोमा एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये एक सिस्टम है, उसमें 3 इक्वेशंस है। हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, then possible values of k, then the possible value या values, ये MSQ है। चलो एक और अच्छी कहानी में ट्विस्ट, ये MSQ है। values of k is r, MSQ का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। a 1 b 2 c -1 d -2, ये एक आपका MSQ है, जिसमें क्या बोला है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस के राइट हैंड साइड वाले नंबर्स क्या है, सब के सब 0 है। तो उसने बोला है अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एक, अगर मींस सुनो, अभी ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये क्या पूछा गया है, अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक नॉन जीरो सॉल्यूशन पॉसिबल है, एक नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो मुझे बताओ के की कौन सी वैल्यूज के लिए ये चीज पॉसिबल होगी, के की कौन सी वैल्यूज के लिए ये चीज पॉसिबल होगी, आपको सिंपली ये बताना है। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो ट्रिक्स, यहाँ पे मेरे साथ सीख लो, ज्यादा प्रॉब्लम्स करवाने का यही एक मेरा सिर्फ एम है, ताकि आपको डिफरेंट एग्जांपल्स में डिफरेंट ट्रिक्स भी बताता चलूंगा। कन्वेंशनल अप्रोच तो फॉलो होगा ही, कन्वेंशनल अप्रोच तो फॉलो होगा ही, लेकिन एग्जांपल को देख के ऑब्जर्व करके कैसे आप ट्रिक पकड़ सकते हो, टाइम बचा सकते हो, वो सब चीजें आपको यहां पे देखनी है। तो सिंपली मेरे पास एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसमें पूछा है अगर इसका एक नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। अगर एक नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर इतनी बात। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मुझे बताओ क्या होगा, A इज इक्वल टू आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा 1 माइनस के माइनस 1, 1 माइनस के माइनस 1, के माइनस 1 माइनस 1, फिर क्या बनेगा 1 1 माइनस 1, फिर क्या बनेगा 1 1 माइनस 1, जो कि क्या है 3x3 मैट्रिक्स है। और यहाँ पे अननोन्स भी कितने हैं, 3 ही। जो लास्ट एग्जांपल किया था उसी के जैसा ही एग्जांपल है, लेकिन बस इसमें खास बात है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपली मेरे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया है और इसने क्या बोला है, एक नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने चाहिए, तो ही नॉन जीरो सॉल्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है, अदरवाइज नहीं है। ओके, +1 -1, +1 -1, वेरी गुड, +1 -1, यही बिल्कुल सही आंसर है, +1 -1। देखो इसको सोल्व कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट क्या होगा a का। अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब इसका रैंक जो है किससे कम होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स है यहाँ पे 3, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 -1 -1 -1 +2, ये हो गया आएगा प्लस के, और यहां पे क्या आएगा, यहां पे ये वाला रो गया माइनस के +1 माइनस के +1, फिर लास्ट आएगा -1 इंटू के +1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज 2 - k² प्लस के -1 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, k², के कैंसल हो गया, k² इज इक्वल टू 1, तो k की दो वैल्यूज के लिए +-1, k की इस सिस्टम में k की या तो 1 वैल्यू रखो या तो -1 रखो, आपको क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बताओ जरा, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े, एग्जांपल करेंगे एक और। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है, ए एंड सी, वेरी गुड,
ए एंड सी, वेरी गुड, इसका आंसर आएगा ए एंड सी, एमएसक्यू था। देखो गेट में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एटलीस्ट इस टाइप का एमएसक्यू फ्रेम किया जा सकता है, इस टाइप का एमएसक्यू फ्रेम किया जा सकता है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सिंपली लॉजिकल है। और अगर सिर्फ किसी स्टूडेंट ने 1 को सिलेक्ट किया तो पार्शियल मार्किंग नहीं होता, पहले ही बता दूं, एमएसक्यू में पार्शियल मार्किंग नहीं होता। और दूसरी बात, एमएसक्यू में एक या एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो एमएसक्यू है तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 ऑप्शंस करेक्ट होंगे ही, ऐसा नहीं है ना। ओके, यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे एक बार बता दो, नहीं तो आगे एक और प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। हाँ, बहुत इजी, वेरी गुड, इजी तो लगेगा ही, क्योंकि मतलब मैं आपको सारी चीजें यहां पे क्लियर कर रहा हूं। ओके, क्लियर। चलो अभी एग्जांपल है, ये बड़ा थोड़ा मींस 4 वेरिएबल का एग्जांपल है, लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ इस पे कमांड करना है कि हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैं एक प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस यहां पे करवाऊंगा, ताकि आपका, देखो मैं प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं इसलिए टाइम भी लग रहा है, लेकिन जितना मैथ्स का यही रूल है, जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतनी आपकी पकड़ आएगी कॉन्सेप्ट्स पे। क्लियर इतनी बात? चलो अभी यहां पे सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, बस ऐसा ही है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ, आपको ही सॉल्व करना है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, solve the system of equations x plus y plus w is equal to 0, y plus z is equal to 0। क्लियर इतनी बात? x plus y plus z plus w is equal to 0, और क्या आया, x plus y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ये आपके पास 4 इक्वेशन है और बोला है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पहली इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, फिर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 प्लस x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो इसको बोला है सॉल्व करो। अभी देखो सॉल्व करो तो स्टूडेंट के माइंड में पहले एक चीज क्लियर मींस एक क्लिक करेगी, वो ये क्लिक करेगी, इसका एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट होगा ही, क्योंकि ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसका एक ट्रिवियल सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही, तो इसका एक सॉल्यूशन तो होगा ही, एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 0,0,0,0, इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही। लेकिन हम किसी कंक्लूजन पे अभी नहीं पहुंचे। कंक्लूजन के लिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, उसका रैंक निकालना पड़ेगा, फिर उसको टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल से हमें कंपेयर करना पड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? नहीं तो हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि इसका यही सॉल्यूशन पॉसिबल है। हाँ, अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर आते हैं तो हम बोल सकते हैं एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, और वो यही होगा। तो चलो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं इसका। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा? सिंपली कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपका बनेगा, पहला इक्वेशन है x का कोएफिशिएंट है 1, y का 1, z का 0, w का 1। दूसरे इक्वेशन में आओ तो x का कोएफिशिएंट है 0, y का 1, z का 1, w का 0। तीसरे इक्वेशन में चारों कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। चौथे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 1, y का कोएफिशिएंट भी है 1, और z का कोएफिशिएंट है 2, और w का 0। अभी यहां पे कोई मुझे बोलेगा सर क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4, तो क्या हम यहां पे डिटर्मिनेंट वाला मेथड नहीं लगा सकते? अगर a का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया मतलब a का रैंक 4 से तो कम ही होगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और दूसरा स्टूडेंट ये भी बोल सकता है कि सर अगर ये रैंक a का अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, मतलब उसका रैंक 4 के बराबर ही होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा, और यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसका मतलब यही सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। लेकिन अभी कुछ चीजों को समझो। देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है ना, 2 पॉसिबिलिटीज क्या है? यूनिक सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो डिटर्मिनेंट से चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट निकालते 4 क्रॉस 4 का ये पता चल गया कि इसका डिटर्मिनेंट तो 0 आ रहा है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए फिर वापस से इस मैट्रिक्स पे रो इक्विवेलेंट फॉर्म तो लगाना ही पड़ेगा, इसलिए ज्यादा
जब भी सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोले तो ज्यादा दिमाग मत चलाना, सीधा रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। नहीं तो क्या होगा, किसी स्टूडेंट ने अगर इस पे 4x4 पे अपना टाइम वेस्ट किया डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए और पता चला कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, तो वापस इसी को ही रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा पहले ही इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ले जाते हैं, क्योंकि रैंक का कंक्लूजन तो वहां से भी निकाल सकते हैं। क्लियर इतनी बात? तो यहां पे देखो इस चीज में, यहां पे इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही इजी है, क्योंकि सारी रोज में मुझे एक एक नंबर वाले ज्यादा दिख रहे हैं एंट्रीज, तो इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना इजी है। देखो कैसे इजी है, अभी मैं इसको कन्वर्ट करता हूं रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो सिंपली देखो मैं क्या करूंगा, सिंपली करूंगा मैं क्या, इस एलिमेंट को 0 बनाऊंगा, इस एलिमेंट को 0 बनाऊंगा, तो R3 को चेंज कर दूंगा, कैसे, R3 माइनस R1, R4 को भी चेंज कर दूंगा, R4 माइनस R1। तो ये तो एलिमेंट ऑलरेडी 0 है, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, यहां पे मुझे मिलेगा 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0, फिर यहां पे ये हो गया 0। अभी ये देखो 1 माइनस 1, ये भी हो गया 0, ये हो गया 1 माइनस 0 1, और ये क्या हो गया 1 माइनस 1 आपका 0। अब यहां पे देखो 1 माइनस 1 हो गया 0, 1 माइनस 1 ये भी हो गया 0, 2 माइनस 0 ये हो गया 2, और ये हो गया 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। क्लियर इतनी बात? तो यहां पे देखो क्या हो गया, इस एलिमेंट दोनों को 0 करना था और पता चला ये दोनों एलिमेंट्स भी क्या हो गए, 0 हो गए, ये एलिमेंट भी 0 हो गए। तो जो हमारा रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होता है फर्स्ट रो का, उसके नीचे तीनों एलिमेंट 0 आ गए। सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट पकड़ो, उसके नीचे ऑलरेडी 0 बन गए। अभी थर्ड रो में नॉन जीरो एलिमेंट पकड़ो जो कि ये है 1, उसके नीचे हमें सिंपली क्या बनाना है, 0 बनाना है। क्या बनाना है, 0। तो क्या करेंगे, R4 चेंजेस टू R4 माइनस 2R3, 2R3। तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, रो इक्विवेलेंट है, 1 1 0 1, और ये क्या आ गया 0 1 1 0, और ये क्या आ गया 0 0 0 0 1 0, और ये आ गया 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 ये हो गया 0, और यहां पे तो माइनस 1 ही आएगा, क्योंकि 0 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 1, ये क्या आ गया माइनस 1। अभी मुझे बताओ ये क्या आ गया, रैंक ऑफ ए आ गया आपका, रैंक ऑफ ए आ गया आपका 4, और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी कितने हैं, 4। इसका मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन अगर है और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो वो 100% जीरो सॉल्यूशन ही होगा। इसके लिए बैक सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, और यहां पे बैक सब्स्टिट्यूशन आप कर भी सकते हो। सिंपली यहां पे लगा दो एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 0 0, आपका z 0 आएगा, y भी 0 आएगा। इन दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो w भी 0 आएगा, और इस इक्वेशन को यूज करोगे तो x भी 0 आएगा। क्लियर इतनी बात? यहां तक सब क्लियर हो गया? तो इसका आपका आ गया यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा मैंने पहले ही बताया था, जब भी किसी में स्क्वायर मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपका बनेगा। सिंपली अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली उस मैट्रिक्स को क्या बना दो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दो। ओके, क्लियर, वेरी गुड, क्लियर हो गया सब क्लियर? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? बिल्कुल, इसमें सिर्फ जीरो सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इसमें सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा, इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा, इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बताओ यहां तक, क्योंकि इसके बाद मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिखूंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन इंटरेस्टिंग, वो भी मेरे माइंड में आया है, मुझे याद आ गया वो क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो भी आज मैं प्रॉब्लम्स लेके आया था वो सारे हो गए। अभी तक किसी को कुछ डाउट है यहां तक जो हमने आज का सेशन पढ़ा या कल का सेशन पढ़ा? अगर आपको कुछ भी डाउट है, क्योंकि मैं एक से एक चीज प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा करवा रहा हूं ताकि आपकी कमांड आ जाए। यहां तक सब क्लियर हो गया? ओके, चलो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे चलो मैं लिख लेता हूं पहले, यहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था, चलो मैं यहां पे, फॉर ए होमोजीनियस सिस्टम, फॉर ए
homogeneous system of linear equations, for a homogeneous system of linear equations, it may have option A 10 to the power 9 it may have 10 to the power 9 solutions, option B no solution, option C 10 solutions, option D 1 solution. अच्छा मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जो कि होमोजीनियस है, तो मुझे बताओ इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो लास्ट रो अगर 0 रो होगा तो भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बस एक ही कंडीशन होती है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। उसके लिए यह कंडीशन जरूरी नहीं है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। क्लियर होगा इतनी बात। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का यह मतलब होता है कि डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 होने चाहिए, लेकिन उसके लिए यह कंडीशन जरूरी नहीं है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए। डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट्स दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। बस आपको यह बात याद रखनी है अपर ट्रायंगुलर के लिए कि डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ऊपर क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं है, डायगोनल में क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए जो आपका नल मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि नल मैट्रिक्स होगा उसको भी आप बोल सकते हो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ओके ए ओ माय गॉड, ए कौन से हिसाब से ए आ गया भाई? डी ए कौन से लॉजिक से ए आया है? ए बी, वाह 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 क्या बात है। मुझे जरा मार्किंग करने दो, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। तो किसी ने बोला है ए, किसी ने बोला है बी, किसी ने बोला है डी। सिंपल, ये गेट में अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आ गया और इसमें भी अगर आपने रॉन्ग दे दिया तो ये तो बहुत ही दिन याद रखो, कयामत का दिन आएगा। ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, ओके ए सी डी, वेरी गुड वेरी गुड। देखो सिंपल, मैंने ऐसे ही सोचते सोचते क्वेश्चन बना दिया, फंस गए आप लोग। यहां इस क्वेश्चन, चलो और कमेंट्स करो, और क्या है? ए सी डी, बी, सॉरी बी वाला छोड़ के बाकी सब, बी वाला छोड़ के बाकी सब एमएसक्यू में आएंगे, एमएसक्यू में आएंगे। ओके डी डी डी, बी नहीं होगा सर। चलो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो इट में हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन वाला तो केस पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये नहीं है। चलो अच्छा, अगर 10 सॉल्यूशन हो सकते हैं तो 10, अरे चलो ठीक है। मैं आपकी थिंकिंग आइदर इट विल हैव 1 सॉल्यूशन और मेनी, बट हियर ओनली 1 इज ओके। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डी तो पक्का होगा। चलो ये क्वेश्चन तो बताओ कैसा लगा आपको क्वेश्चन, इसमें ही फंस गए। चलो मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके पास एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो उस केस में क्या पॉसिबल हो सकता है? तो पहली बात तो नो सॉल्यूशन वाला तो नहीं है, सॉल्यूशन तो पॉसिबल होगा ही। अभी अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से या तो एक सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। 10 सॉल्यूशन और 10 टू द पावर 9 सॉल्यूशंस नहीं हो सकता। अगर आपके पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से तो 10 या तो क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जिसको आप गिन ही नहीं सकते। तो ऐसा बोलना कि इट में है 10 सॉल्यूशंस और 10 टू द पावर 9 सॉल्यूशंस,
ये गलत होगा। वहां पे क्या होगा, सिर्फ ये पॉसिबल ऑप्शन है, वन सॉल्यूशन हो सकता है, या वन सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर इतनी बात? सर इट में है 10 सॉल्यूशंस। 10 सॉल्यूशन नहीं हो सकते उसके पास, हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही होंगे। सर में है बोल रहा है तो तीनों हो सकते हैं। आप सोचो कि क्या हो सकते हैं, मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ट्रैप में फंस गए। ओके, ट्रैप में फंस गए। अच्छा आप बताना मुझे, क्या इसके ए और सी, मैंने तो काट दिए, क्या इसके ए और सी क्या ये इसके पॉसिबल होंगे ऑप्शन? इट में हैव 10 सॉल्यूशंस, इट में है इसके 10 सॉल्यूशन हो सकते हैं। 10 सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही होंगे। इसके बेस पे एक और क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, अभी मुझे याद नहीं है क्वेश्चन। ओके, काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनगिनत सॉल्यूशन है, इसके अनगिनत सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। क्लियर? इस क्वेश्चन को और सोचना क्या ए और सी पॉसिबल हो सकते हैं। इट में हैव 10 सॉल्यूशंस, या इट में हैव 10 टू द पावर 9 सॉल्यूशन, या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या तो क्या होगा, या तो एक ही केस होगा, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, इसको और सोचना। अभी मैंने ए और सी काट दिया, क्या ए और सी भी हो सकता है? हाँ, क्लियर सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको भी एक होमवर्क दूंगा। देखो अभी जैसे ही सेशन खत्म होगा आप जाके देखना, आज आप जाके देखना कि वहां पे आपको असाइनमेंट अभी मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूं, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल होमवर्क में करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है 3k माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 0 और 3x प्लस 3k माइनस 8 इंटू y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 3y प्लस 3k minus 8 into z is equal to 0 has a non-trivial solution. Find the value of k for which 3k minus 8 into x plus 3y plus 3z is equal to 0. 3x plus 3k minus 8 into y plus 3z is equal to 0. 3x plus 3y into 3k minus has a non-trivial solution. अभी फाइंड करो, इसको कर सकते हो, नहीं तो ये होमवर्क में नोट कर लो। अच्छा यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तक सबको क्लियर हो गया सब चीजें? ओके, वेरी गुड। हाँ, डिनर मुझे भी करना है। हाँ ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन। ओके, चलो डिनर करेंगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हाँ बिल्कुल, डिटरमिनेंट मेथड यहां पे अप्लाई कर सकते हो। सिंपली कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा 3x3। और दूसरी बात, ये लेक्चर में भी कल जो हम लेक्चर लेंगे उसमें भी बताऊंगा कि अगर हमारे पास वेक्टर्स हो तो सबसे पहले बताऊंगा लीनियर अलजेब्रा के कॉन्टेक्स्ट में वेक्टर्स क्या होते हैं। आपने वेक्टर्स पढ़े फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, जो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरो से, और उसकी लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड बता दिए फिजिकल क्वांटिटी का। कल हम देखेंगे लीनियर अलजेब्रा के रिस्पेक्ट में हम वेक्टर्स क्या होते हैं। फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के रिस्पेक्ट में एक चीज पूछी जाती है कि इस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए
इनफाइनाइट, ओ सॉरी, मतलब कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे, वो चीज तभी आपको समझ आएगी। हमने देखो यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड किए हैं, तो वो सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, उस पे भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। ये नहीं पूछता कि वो सॉल्यूशन बताओ क्या है, ये पूछेगा कि बताओ इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो होमोजीनियस भी होता है, नॉन होमोजीनियस भी हो सकता है, बताओ उसमें नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कितने होंगे। क्लियर हो गई थी बात। तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होता है, डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होता है, तो कल की क्लास में वो सीखेंगे। और वो पता होगा तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने हैं, तो वहां पे भी आपको लॉजिक पता होना चाहिए। तो कल के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होता है, और अगर गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स है तो मैट्रिक्स का यूज करके कैसे पता लगा सकते हैं कि वो वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो उनके लिए हमें एक टूल की जरूरत पड़ती है, जो कि होता है कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ, अगर कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स दिया गया है और हमसे ये पूछा गया है कि ये गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि आज हमने सीखा। तो कल हम सीखेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स। फिर जो नेक्स्ट डे लेक्चर आएगा, लेक्चर विच विल कम डे आफ्टर टुमारो, उसमें हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। फिर हम लीनियर अलजेब्रा को कंक्लूड करेंगे। उसके बाद पॉसिबली मैं एक मैराथन सेशन लेके आऊंगा, जिसमें लीनियर अलजेब्रा के रेंडमली पूरा जो भी चैप्टर हुआ है पूरा रिवाइज करवा दूंगा आपको, और रेंडमली क्वेश्चंस करवा दूंगा सारे टॉपिक्स के। और रिवीजन में मैं आपको बताऊंगा इंपोर्टेंट क्या चीजें आपको याद रखनी है एज पर द ट्रेंड ऑफ गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहां तक इसका के का वैल्यू निकाल देना, क्या क्या आ रहा है इसका, लाइक कर दो। हाँ, ये बेटा गेट की क्लास है, अभी यूनिवर्सिटी की एग्जाम में कंट्रोल सिस्टम आने वाला है, तो मैक्स, अभी मैक्स तो खत्म हो जाए पहले। के 3 आ रहा है, चलो मुझे देखने दो क्या आ रहा है। के 3 नहीं आएगा, के एक आंसर सही है 11/3, एक आंसर सही है 11/3। एक दूसरा आंसर भी पॉसिबल है, वो भी उसको निकालो, उसको भी निकालो। चलो, तो आज की क्लास हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो कल हमने सीखा था सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। आज हमने सीखा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व। वेरी गुड, 2/3 और 11/3 ये दो आंसर होंगे। आंसर में बता के जाता हूं, k इज इक्वल टू 2/3 और k इज इक्वल टू 11/3। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्लियर इतनी बात। यहाँ पे दो आंसर पॉसिबल है, 2/3 और 11/3। ओके, वेरी गुड बेटा। देखो दो आंसर पॉसिबल है, दो आंसर। ये एमएसक्यू में आ सकता है, फंस जाओगे वहां पे अगर एक आंसर को सिलेक्ट किया। एमएसक्यू में आ सकता है, यहाँ पे दोनों आंसर पॉसिबल है। क्लियर यहां तक सब क्लियर हो गया। ओके, तो चलो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल हम सीखेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कैसे होता है। उससे पहले हम कल की लेक्चर मिस मत करना, उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि लीनियर अलजेब्रा के रिस्पेक्ट में हम वेक्टर्स किसको बोलते हैं। फिजिक्स कुछ और सोचता है, कंप्यूटर साइंस वाले कुछ और सोचते हैं, और एज अ मैथमेटिशियन हम वेक्टर की चीज को जनरलाइज कैसे करते हैं। फिर हम प्रोसीजर सीखेंगे कि वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, और मैथमेटिकली मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे फाइंड कर सकते हैं। वो निकालने के बाद हम सीखेंगे कि अगर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसमें ऐसा पूछा है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कितने हैं, उसका क्या मतलब होता है। उसके बाद हम जाएंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पे। अगर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है, डिटर्मिनेंट निकालना आता है, तो ए आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स एक ही लेक्चर में सीख जाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद मैं आपको लीनियर अलजेब्रा का थोड़ा रिवीजन करवाऊंगा एक क्लास में, और साथ में सारे मिक्स करके प्रॉब्लम्स, रैंडम प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा सारे टॉपिक से। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट।